नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का हमारा बिंदु है काव्य हेतु। तो आज मैं काव्य हेतु पर एक ही पृष्ठ का लगभग एक पृष्ठ वो भी जो मैंने ट्रिक तैयार कर रखी है वो एक पृष्ठ की है। अगर आप उसको नॉर्मली पृष्ठ में या लाइनों में लिखने लगो तो वो आधे पृष्ठ पर ही आ जाएगा। और साधारणतः कोई भी काव्य हेतु ऐसा नहीं होगा जो पूछा जाए और आपको आता न हो। परिभाषाएं भी इस प्रकार होती हैं। परिभाषाएं जो भी काव्य हेतु की जो भी परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं में क्या दिए जाते हैं, जो काव्य हेतु है उनके नाम ही दिए जाते हैं। तो उनसे भी आप ये समझ सकते हो कि ये जो काव्य हेतु पढ़ने मात्र से आप उनकी जो संस्कृत में परिभाषाएं होंगी उनको भी आप पहचान जाओगे कि ये परिभाषा किस की हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपने भी केवल एक ही पेज है तो ये क्या है, उस समय याद करने के लिए या हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं। बहुत सारा पढ़ने के बाद एट ए टाइम अचानक से पूछ लिया जाता है कि प्रतिभा को किसने काव्य हेतु माना है, या भामह ने काव्य हेतु किसे माना है, मम्मट ने काव्य हेतु किसे माना है, आनंदवर्धन ने काव्य हेतु किसे माना है। तो साधारण सी बात पूछ ली जाती है और वो हमें ध्यान ही नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में मैं इन सभी काव्य हेतुओं को एक ही पृष्ठ पर लेकर आया हूँ ताकि आपको आसानी से ये जानकारी प्राप्त हो सके और आपको आसानी से याद हो सके। और ये सभी काव्य हेतु की जो पीडीएफ है, जो जैसी मैंने तैयार किए हैं नोट्स, वैसी की वैसी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो जाएगी 63 771 24 802। तो काव्य हेतु के संबंध में जानने से पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। जैसे इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का तो सबसे जो टफ और कठिन जो माना जाता है, बड़ा मुश्किल पेपर माना जाता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही माना जाता है हिंदी में। बाकी तो ठीक ठीक रहते हैं। अब इसमें क्या पूछा है उन्होंने, मैं आपको बता दूं। काव्य हेतु से संबंधित इनमें ये पूछते हैं कि काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। तो इसमें क्या पूछते हैं, ये कवि जिन उपादानों से समन्वित होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। जिन उपादानों से समन्वित होकर, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। साधारण सी परिभाषा है कि कवि जिन उपादानों से समन्वित होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है उन्हें काव्य हेतु कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या लिखते हैं, भामह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है। सबसे पहले अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक ही पेज का काम है और एक ही पेज में आप समझ जाओगे कि हाँ ये सब कुछ आ गया। ये देखो, भामह क्या दे रखा है, प्रतिभा। भामह का क्या दे रखा है, प्रतिभा। तो भामह के अनुसार प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है। बिंदु अपना क्लियर हो गया। फिर ये क्या पूछते हैं, मुख्यतः काव्य के 3 प्रमुख हेतु माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। मुझे लग रहा है हर विद्यार्थी को ये ध्यान रहता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं वो 3 ही माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा 3 हो गए। चौथा वो क्या कह रहे हैं, रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद माने गए हैं, सहजा और जन्मजात। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद माने गए हैं, सहजा और जन्मजात। अब देख लेते हैं, ये रहा रुद्रट। मैंने इस पेपर को देखकर नहीं बनाया है, ये तो मैंने ट्रिक बनाई है जिसमें सभी काव्य हेतु मैंने इकट्ठे किए हैं और एक ही पेज पर इकट्ठे करने का प्रयास किया है। अब देखो, रुद्रट ने 2 काव्य हेतु 2 भेद माने हैं प्रतिभा के, सहजा और जन्मजात। सहजा और जन्मजात। तो प्रतिभा के 2 भेद क्या माने हैं, सहजा और उत्पाद्या। तो उत्पाद्या क्या होती है, जन्मजात नहीं हो सकती। उत्पाद्या तो उत्पादित की जाती है, सहजा जन्मजात होती है। तो एक की नाम दिए, इसका मतलब ये क्या है, असंगत है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा, सबसे कठिन प्रश्न ये है और इस प्रश्न का हल सिर्फ इस ट्रिक से हो सकता है। और ये ट्रिक मैंने बाद में नहीं बनाई, ये पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी से ये पहले की बनी हुई है। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न हो रहा है। तो ये क्या है, मैंने सभी काव्य हेतु तैयार किए हैं। ये 2018 का हिंदी व्याख्याता का पेपर है, 2018 का हिंदी व्याख्याता का पेपर है। तो इसमें क्या पूछा है उन्होंने काव्य हेतु से संबंधित है। इन्होंने काव्य हेतु से संबंधित पूछा है, क्या लिखा है, शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्योद्वेग, क्षाणत, काव्य शिक्षा, अभ्यास इति हेतु भवे।
काव्य हेतु विषयक उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? शक्ति निपुणता। शुरुआत में ही क्या आ गया? शक्ति निपुणता शब्द है, ये परिभाषा है, 2 लाइनों की बड़ी परिभाषा है, लेकिन शुरुआत में क्या शब्द है? शक्ति और निपुणता। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अभी आपको दिखाता हूं सभी काव्य हेतु, प्रतिभा, ये इनमें देखो कहीं भी आपको शक्ति और निपुणता, मम्मट में शक्ति और निपुणता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बाकी इसको विस्तार से मैं पढ़ा दूंगा। बाकी इसके अलावा ये लगभग 28 लोगों द्वारा जो काव्य हेतु बताए गए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं एक पेज पर। तो 28 में से कहीं भी निपुणता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ से साधारण तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो किसकी है? मम्मट की है, और उत्तर भी इसका मम्मट है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ये 2018 का, फिर आया 2016 का पेपर। 2016 का पेपर क्या कहता है? 2016 का पेपर हमसे पूछता है कि विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना? विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना? 4 तत्व दे रखे हैं इस पेपर में, प्रतिभा, ईश कृपा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, ईश कृपा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आप इन 28 के 28 देखोगे तो उनमें कहीं ईश कृपा नहीं आएगा। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास से पूरा काव्य हेतु का चैप्टर जो होगा, आप चाहे 10 पेज पढ़ो चाहे 20 पेज पढ़ो, पूरा भरा पड़ रहा है। काव्य हेतु को विस्तार से भी करेंगे किसी भी किताब से, हर किताब से लेकर मैंने एक बहुत बड़ा चैप्टर बनाया काव्य हेतु का, उसको अलग से पढ़ेंगे। ये सिर्फ ट्रिक के लिए है आपके लिए, ठीक है? तो वो क्या है, किसी में भी नहीं दिखा। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्या होगा? ईश कृपा। सिर्फ इतना, ये एक ही पेज याद रखना है। इसी तरह से इसी तरह का 2013 में भी एक क्वेश्चन है शायद, काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है? काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया? कल्पना को? बिल्कुल नहीं। अभ्यास को? प्रतिभा को? निपुणता को? सीधा सीधा पता चलता है किसको महत्व दिया है? प्रतिभा को। अपनी कहानी कहाँ से शुरू होती है? प्रतिभा से शुरू होती है। देखो, प्रतिभा 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 प्रतिभा, ठीक है ना? ये शक्ति को भी प्रतिभा ही कहा है, फिर प्रतिभा, फिर आप देखोगे फिर ये शक्ति, फिर प्रतिभा, फिर ये रहा प्रतिभा, ठीक है ना? तो इस तरह से शक्ति या प्रतिभा, और शक्ति को भी प्रतिभा ही कहा गया है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये मैंने 2018 के पेपर में, 2016 के हिंदी व्याख्याता के 2018, 2016 और 2013 का पेपर मैंने देखा, इसमें से उत्तर निकल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखा, उसमें भी दिख रहे हैं। तो अब मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है, स्पीडली आपको करवाऊंगा। इसके पीछे मैं विस्तार से कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि एज ये ट्रिक के रूप में रहेगा आपके लिए, जिसे आप याद कर सकते हैं एट ए टाइम जब आपको परीक्षा में जाना हो। तो क्या रहेगा, देखिए, काव्य हेतु। भामह ने क्या काव्य हेतु माना है? भामह ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा को। भामह ने किसको काव्य हेतु माना है? प्रतिभा को। हेमचंद्र ने किसको माना है? प्रतिभा को। जगन्नाथ ने किसको माना है? प्रतिभा को। अब आपको क्या याद रखना है? भामह, हेमचंद्र और जगन्नाथ। भामह, हेमचंद्र और जगन्नाथ, इन तीनों ने किसको माना है? प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। किसको? प्रतिभा को। ये तीनों नाम याद रखने हैं। इसी क्रम में आप याद कर सकते हो कि भामह, हेमचंद्र और जगन्नाथ। उसके बाद आते हैं दंडी। दंडी ने क्या माना है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, और इनके अलग अलग नाम दिए। प्रतिभा को क्या माना है? नैसर्गिक। व्युत्पत्ति को निर्मल शास्त्र ज्ञान, और अभ्यास को अमंद अभियोग। इन्होंने क्या कहा है? नैसर्गिक, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग। नैसर्गिक, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग इन्होंने कहा है। कि इन्होंने, दंडी ने, याद रख लेना, दंडी ने। फिर आता है राजशेखर, 5 नंबर पर राजशेखर आता है। इन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति, प्रतिभा को बहुज्ञता भी कहा है। क्या कहा है? प्रतिभा को। इन्होंने व्युत्पत्ति को बहुज्ञता भी कहा है। और प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्री और भावित्री। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, मोस्ट है ये। प्रतिभा के 2 भेद, कार्यत्री और भावित्री, किसने किए हैं? राजशेखर ने किए हैं, राजशेखर ने। वैसे राजशेखर ने कितने भेद, कितने काव्य हेतु बताए? प्रतिभा और व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति को क्या नाम दिया राजशेखर ने? बहुज्ञता। और व्युत्पत्ति के प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? कार्यत्री, भावित्री। कार्यत्री कौन सी होती है? जो लेखक का भला करने वाली होती है, और भावित्री भावक का या पाठक का भला करने वाली होती है। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ने कितने माने? 2 भेद माने, प्रतिभा और व्युत्पत्ति। प्रतिभा को इन्होंने शक्ति भी कहा है। रुद्रट जो आ जाते हैं, रुद्रट 7 नंबर पर रुद्रट, इन्होंने
तीन काव्य हेतु माने कौन कौन से? शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास किसने? रुद्रट ने। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। शक्ति को इन्होंने प्रतिभा भी कहा है। प्रतिभा के इन्होंने दो भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा जो अपने आप जन्मजात होती है वो सहजा। उत्पाद्या जो अन्य मतलब जैसे गुरु के ज्ञान से या पुस्तकों के अध्ययन से जो प्रतिभा अर्जित की जाती है उसे उत्पाद्य कहा जाता है, और जो जन्मजात होती है उसे सहजा कहा जाता है। किसने कहा? रुद्रट ने। अब आप देखोगे कि ये जो पहले पेज पर आया है, ये जो शुरुआत में मैंने दी है, आधा सा पृष्ठ है ये, इसमें सभी प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। देखो, प्रतिभा, 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 व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। अब आते हैं हम 8 नंबर पर। 8 नंबर पर क्या है हमारे पास? मम्मट। मम्मट ने क्या माना है? शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति को इन्होंने प्रतिभा नाम दिया है और व्युत्पत्ति नाम दिया है। ये और ज़्यादा आसान रहेगा जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वामन। वामन ने क्या माना है? लोक, विद्या और प्रकीर्ण। वामन ने 3 काव्य हेतु कौन से माने हैं? लोक, विद्या और प्रकीर्ण। ये अलग भी है, आसानी से याद भी हो जाते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है ना। लोक, विद्या और प्रकीर्ण। लोक को क्या माना है? लोक व्यवहार का ज्ञान। विद्या को क्या माना है? शास्त्र का ज्ञान। और प्रकीर्ण को क्या माना है? शब्दकोश का ज्ञान। ये इसके अर्थ हैं। लोक का मतलब है लोक व्यवहार का ज्ञान, विद्या का मतलब है शास्त्र का ज्ञान, और प्रकीर्ण का मतलब है शब्दकोश का ज्ञान। प्रकीर्ण का क्या अर्थ है? शब्दकोश का ज्ञान होना। ये किसके लिए? काव्य हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण। ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे एक काव्य रचना की जा सकती है? किन कारणों से काव्य रचना की जा सकती है? तो कारण कौन से हैं? ये काव्य हेतु कारण या काव्य हेतु माने जाते हैं। कुंतक। कुंतक ने शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास पहले किसने माना था? देखो, रुद्रट ने भी शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास माना है। किसने? रुद्रट ने। और कुंतक ने भी शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास माना है। दोनों ने, याद रख लेना, कुंतक और रुद्रट। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। लेकिन ये है कि रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए, सहजा और उत्पाद्य। 10 नंबर पर भिखारीदास आते हैं हमारे पास। भिखारीदास जी 11 नंबर पर हमारे पास भिखारीदास जाते हैं। भिखारीदास ने कौन से काव्य हेतु माने थे? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ये मतलब रीतिकाल से संबंधित आ गया। रीतिकाल में जो काव्य हेतु माने गए थे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। फिर आता है पदुम्मन दास। ये सारे रीतिकाल वाले हैं। भिखारीदास, फिर आते हैं पदुम्मन दास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता, लोक ज्ञान। निपुणता, लोक ज्ञान, इसी तरह से, ठीक है ना। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता, लोक ज्ञान। फिर आता है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। भिखारीदास का भी शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास है, ठीक है ना। फिर आता है सुरती मिश्र। सुरती मिश्र ने देव प्रसाद या शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ठीक है ना। फिर आता है श्रीपति। श्रीपति ने माना है शक्ति। आप जब इनकी परिभाषा आएगी ना तो उनमें इन शब्दों का प्रयोग होगा। अगर भिखारीदास की परिभाषा आएगी तो उसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास का नाम दिया होगा। और पदुम्मन दास की आएगी तो उसमें भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता, लोक ज्ञान का प्रयोग होगा, ठीक है। सुरती मिश्र देव प्रसाद, शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। श्रीपति का शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति और अभ्यास और प्रतिभा। शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रतिभा। किसने? श्रीपति ने। कुमारमणि ने शक्ति, शास्त्र, लोकमत, प्रवीणता, कवि शिक्षा, अभ्यास। याद रख लेना है, शक्ति, शास्त्र, लोकमत, प्रवीणता, कवि शिक्षा और अभ्यास। अब यह भी पूछा जाता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, श्यामदेव। श्यामदेव ने क्या माना है? समाधि को काव्य हेतु किसको माना है? समाधि को काव्य हेतु किसने माना है? श्यामदेव ने। और मंगल ने किसको काव्य हेतु माना है? अभ्यास को। मंगल ने किसको काव्य हेतु माना है? अभ्यास को काव्य हेतु माना है। और केशव मिश्र ने प्रतिभा को। केशव मिश्र ने किसको काव्य हेतु माना है? केशव मिश्र ने किसको? प्रतिभा को। फ्राइड ने काम वासना को। एडलर ने अहम की स्थापना को। युंग ने सामूहिक अवचेतन को। क्रोचे ने अभिव्यक्ति को। अरस्तु ने
अनुकरण की प्रवृत्ति को, होरेस ने अनुकरण की प्रवृत्ति को। ये काव्य हेतु मानने वाले विद्वान हैं। श्यामदेव ने समाधि को, मंगल ने अभ्यास को, केशव मिश्र ने प्रतिभा को, फ्राइड ने काम वासना को, एडलर ने अहम की स्थापना को, और युंग ने सामूहिक अवचेतन को, क्रोचे ने अभिव्यक्ति को, अरस्तु ने अनुकरण की प्रवृत्ति को, होरेस ने अनुकरण की प्रवृत्ति को। इसके बाद आते हैं हम 26 नंबर पर। 26 नंबर पर हम बात करें तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने काव्य हेतु के कितने कारण माने हैं? क्या माने हैं? प्रेरक कारण काव्य हेतु, निमित्त कारण और उपादान कारण। ठीक है ना। प्रेरक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। भगीरथ मिश्र ने क्या माने हैं? प्रेरक कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। भगीरथ मिश्र जिन्होंने काव्य शास्त्र पर विस्तार से प्रकाश डाला है, इनकी रचनाएं हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, पुस्तकें पढ़ी थी, 2 किताबें हैं इनकी, भारतीय काव्य शास्त्र, इस प्रकार के नाम है इनके, अभी दिख नहीं रही मुझे। ठीक है। प्रेरक कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। काव्य के कारणों में 3 वृत्तियों को भी शामिल किया गया है। काव्य के कारणों में 3 वृत्तियों को भी शामिल किया है। किसने? भगीरथ मिश्र ने। क्या किया है? आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कौतुक। ये क्या है? 3 वृत्तियां। 3 वृत्तियों को भी शामिल किया भगीरथ मिश्र ने। फिर आता है आचार्य जयदेव। आचार्य जयदेव ने प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास, प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिभा को। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे केवल प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु माना है आचार्य जगन्नाथ ने। केवल प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु माना है जगन्नाथ ने, जिन्हें प्रतिभावादी भी कहा जाता है। केवल प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु माना है आचार्य जगन्नाथ ने, जिन्हें प्रतिभावादी भी कहा जाता है। और प्रतिभावादी किसे कहा जाता है? आचार्य जगन्नाथ को। आपको याद रखना है कि प्रतिभावादी किसे कहा जाता है? आचार्य जगन्नाथ को। किसे? आचार्य जगन्नाथ को प्रतिभावादी कहा जाता है। वैसे एकमात्र काव्य हेतु प्रतिभा को आचार्य जगन्नाथ ने एकमात्र काव्य हेतु मानने के कारण इन्हें प्रतिभावादी कहा जाता है। वैसे एकमात्र काव्य हेतु इन्होंने नहीं माना है। एकमात्र काव्य हेतु, प्रतिभा को काव्य हेतु मानने वाले कौन थे? भामह ने भी प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। ठीक है ना। और दूसरे जगन्नाथ हो गए, और एक और है, कौन थे वो? हेमचंद्र ने। और है हेमचंद्र ने भी इसको माना है। अब आता आचार्य भट्टतोत। अब ये एक जैसी परिभाषाएं हैं, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ये सभी क्या है? एक जैसी परिभाषाएं हैं। आचार्य भट्टतोत क्या लिखते हैं? प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। आचार्य हेमचंद्र क्या लिखते हैं? प्रतिभाशय हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। ये प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी है। ये तो क्या है? प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी है, और ये नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। क्या है? आचार्य भट्टतोत है ये, और आचार्य हेमचंद्र है। आपको ध्यान रखना है। फिर आचार्य अभिनवगुप्त। आचार्य अभिनवगुप्त क्या लिखते हैं? प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ये प्रज्ञा फिर आ गया। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ये है आचार्य अभिनवगुप्त। कौन है? आचार्य अभिनवगुप्त। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र महिम भट्ट ने कहा था। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने कहा था? महिम भट्ट ने कहा था। तो ये थे हमारे काव्य हेतु। एक तरह से एक ही प्रश्न में मैंने काव्य हेतु करवाने की कोशिश की है। आप इनको याद करेंगे तो कोई भी प्रश्न जैसे मैंने बताया इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहो।